कंपनीज की कैपिटल के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप्स की कैपिटल्स होती हैं, शेयर कैपिटल। अगर कंपनी अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है, देन कंपनी क्या इशू करती है? राइट्स इशू। अब राइट्स इशू को आपको पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि राइट्स मतलब आपका अधिकार, एंड आपको राइट्स इशू के नाम से शेयर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ कंपनीज को ही मिलते हैं। अब एग्जिस्टिंग मेंबर्स कौन होते हैं? अब ध्यान से समझना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से। एक एक चीज़ बड़ा टेक्निकल होता है, बस उसी को समझना चाहिए। मेंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था और शेयर होल्डर्स के बारे में बताया था, याद है आपको? मेंबर्स और शेयर होल्डर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल फ़र्क होता है। उस टेक्निकल फ़र्क को ही जानना पड़ेगा। शेयर होल्डर का मतलब होता है जिस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ होल्ड कर रखे हैं क्या? कंपनी के शेयर्स, ठीक है। लेकिन मेंबर्स का मतलब होता है उसने होल्ड तो कर रखे हैं शेयर्स, प्लस वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर पे भी उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेंबर जो है वो टेक्निकली देखा जाए तो कंपनी का मेंबर है। शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का शेयर उसने परचेज करा है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में सेल करने के लिए। बट यहाँ पर जो शेयर होल्डर है ना, इस शेयर होल्डर की कोई इंटेंशन नहीं है कि वो कंपनी का मेंबर बना रहे और कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करे। नहीं भाई, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए परचेज कर रहा है ताकि फ्यूचर में जब प्राइस बढ़े शेयर का तो वो उसको सेल कर दे, मतलब प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो मेंबर जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं कंपनी के, उनको ही ऑफर्ड होते हैं राइट शेयर्स। जब कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को इशू करती है, ठीक है, मतलब उसको बढ़ाती है, तो जब वो शेयर्स को इशू करती है देन इसकी जो पहली प्रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, ठीक है। ये जो राइट्स होते हैं इसको हम प्री एम्प्टिव राइट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि किसी दूसरे पर्सन को राइट देने से पहले सबसे पहले आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स इशू कर दीजिए, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं कि जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, ये अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शन के अंदर, ठीक है, जो भी उनकी होल्डिंग है उनको फ्रेश कैपिटल इशू करती है। फ्रेश कैपिटल का मतलब वही एग्जिस्टिंग मेंबर्स को राइट इशू देती है, फ्रेश शेयर देती है, नए शेयर्स देती है। बट ये जो प्रोपोर्शन है इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इन्होंने रेशियो सेट कर दिया कि 2:1, तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी मतलब जिन शेयर होल्डर्स ने, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने 2 शेयर ले रखे हैं उनको एक राइट शेयर मिलेगा, मतलब उनको एक राइट इशू का शेयर मिलेगा। समझ रहे हो? इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। एंड अब क्या होता है कि जो वो शेयर होल्डर है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मतलब मैंडेटरी नहीं है उसको कि भाई आप राइट इशू को परचेज करोगे, ऐसा नहीं है भाई। उसके पास ये राइट है कि वो उसको इग्नोर कर सकता है, ठीक है, या फिर वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है या सेल कर सकता है, ठीक है, किसी दूसरे इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो इसके लिए ये तो कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंडेटरी है कि वो परचेस करेगा ही करेगा, उसकी मर्ज़ी है, वो चाहे तो कर सकता है, वरना इट्स ओके। एंड ये जो है वो डिस्काउंटेड रेट पे भी मिल सकता है यार, ठीक है। राइट इशू जो होता है वो डिस्काउंट पे मिलता है, और ऑफ कोर्स सी बात है डिस्काउंट पे मिलेगा ना। आप एक बात बताओ, अगर इसको डिस्काउंट पे नहीं मिलेगा तो वो खुद ही बाहर से परचेज़ करेगा। तो भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को अगर ये बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो भाई बेनिफिट मिल रहा है तो भाई डिस्काउंट पे मिलेगा ना, जब भी तो बेनिफिट है। अगर डिस्काउंट पे नहीं मिलेगा तो बेनिफिट क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं राइट इशू की, ठीक है। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स जितनी भी होती है ना फ्रेंड्स, आप एक बात याद रखना कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है जब तक कि कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ ना बोला जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की क्लास में बताया था कि अगर कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविज़न का वायलेशन करता है, देन हम कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करेंगे।
तो सेम टू सेम चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल होगी कि अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताई, रूल्स रेगुलेशंस के अंदर नहीं बताई, एंड आप उन सब चीज़ों को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख रहे हो, देन हम आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मानेंगे। तो सबसे पहली बात आपने जानी कि हम सबसे पहले आर्टिकल को अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो राइट इशू का जो शेयर है, जो आपको ऑफर किया जाएगा, वो नोटिस के थ्रू किया जाएगा। आपको नोटिस मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एक लिमिटिंग टाइम पीरियड होगा, जिस टाइम पीरियड के अंदर आपको ये बताना है कि क्या आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं, ठीक है। तो आपके पास 15 टू 30 डेज होते हैं कि आपको उन दिनों में एक्सेप्ट करना है या नहीं, ठीक है। जिस दिन आपको डेट ऑफ ऑफर से 15 डेज टू 30 डेज, ओके। एंड अगर आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया, देन हम मानेंगे कि वो डिक्लाइंड हो गया है, आपकी तरफ से ऑफर डिक्लाइन किया गया है, आप उसको परचेस करना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते। अब देखो यहाँ पे लिखा है अनलेस आर्टिकल ऑफ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, वही सेम चीज़, आर्टिकल में कोई चीज़ लिखी है तो बात अलग है। अब देखो क्या होता है, इसमें 3 ऑप्शन है, या तो ऊपर वाले केस में एक्सेप्ट किया है, अगर एक्सेप्ट नहीं किया विद इन दी स्पेसिफिक टाइम पीरियड, देन वो डिक्लाइन हो जाएगा। रिनाउंस का मतलब क्या होता है, इधर रिनाउंस की बात हो रही है। रिनाउंस का मतलब होता है द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ वोम द रिनाउंसमेंट इज मेड विल अप्लाई। मतलब इसका यह है कि जो शेयर होल्डर है ना, वो रिनाउंस कर सकता है उसका शेयर किसी भी दूसरे पर्सन के फेवर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, रिजेक्ट की। अब भाई रिजेक्ट वाला केस क्या है भाई, या तो रिनाउंस कर लो, फिर अदरवाइज तो रिजेक्ट ही हो जाएगा ना। मतलब रिजेक्ट जो होगा वो कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ, इधर होगा, ये है रिजेक्ट वाला केस। रिजेक्ट वाले केस के अंदर ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको अगर पता चला कि डिक्लाइन टू एक्सेप्ट हो गया है, देन उस केस के अंदर वो क्या करेंगे, वो जो भी शेयर होगा उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है, इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब वो डिसएडवांटेज नहीं बनना चाहिए शेयर होल्डर्स के लिए या फिर कंपनी के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट इशू के लिए हम सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ये मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, ये जनरल रूल है, ये इसका एक्सेप्शन है। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी क्या कहता है कि राइट इशू तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हो, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अलावा भी आप दूसरे लोगों को बेनिफिट दे सकते हो स्टॉक के रूप में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं देते, ठीक है, यहाँ पे आप आगे भी चीज़ें कर सकते हो। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आप दे रहे हो, तो वहाँ तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं है ना। या फिर सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 में कन्वर्जन की बात होती है कि जहाँ पे आपने क्या किया था, जो आपने डेट्स इशू किए थे, तो वो डेट्स आपने ऐसे इशू किए थे जो मतलब बाद में फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स के अंदर। तो उस केस के अंदर अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, देन आप उन डेट्स जो एग्जिस्टिंग डेट्स हैं, क्योंकि शेयर होल्डर की बात नहीं की, जो एग्जिस्टिंग डेट हैं उनको आप सिक्योरिटी देके अपना शेयर होल्डर बना सकते हो। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे आप कन्वर्ट कर रहे हो गवर्नमेंट का लोन शेयर्स के अंदर, तो इस केस के अंदर ऐसा हो सकता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाली लेटेस्ट फुल अपडेटेड वीडियोस के लिए। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।